स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के इस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में। लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए आ रहे हैं। एंड नाउ दिस विल बी द लास्ट वीडियो जहां पर मैं तुम लोगों से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन और उनके आंसर्स को कैसे लिखना है ये डिस्कशन करूंगा। एंड देन उसके बाद में हम लोग डेफिनेटली किसी दूसरे चैप्टर पे दूसरे एक्ट पे मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो भी हमारा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन होगा इसमें हम लोग मेजरली सारे के सारे चैप्टर्स को यहां पर क्या करने वाले, कवर करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चलते हैं डायरेक्टली हमारी मेन स्क्रीन पे और देखते हैं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे क्या बात करता है। तो सबसे पहले तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं तुमको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। ये क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए 6 मार्क्स का। तो फटाफट से देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है मालिक, सृष्टि अ माइनर falsely representing her age, okay, enters into an agreement with an authorized laptop dealer, Mr. Gupta, owner of SP laptop, अच्छा, for purchase of laptop on credit amounting rupees 60,000, 60,000 रुपए के लिए वो क्रेडिट पे लैपटॉप परचेस करने के लिए मिस्टर गुप्ता जी से, जो कि SP लैपटॉप नाम से इनकी फर्म है, इस फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो गई। साथ ही साथ इन्होंने बोला है ये लैपटॉप परचेस कब किया है, ऑन 1 अगस्त 2021। शी प्रॉमिस टू पे बैक एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम बाय 31 जुलाई 2022। मतलब एक साल के अंदर अंदर वो क्या कर देगी, विद 16% इंटरेस्ट यहां पर वो रीपेमेंट कर देगी। शी टोल्ड हिम दैट इन केस शी वॉन्ट बी एबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, हर फादर मिस्टर राम विल पे बैक ऑन हर बिहाफ। आगे इन्होंने बोला है, after 1 year, when Srishti was asked to pay the outstanding amount with interest, she refused to pay the amount and told the owner that she is minor and now he cannot recover a single penny from her। क्या बात करते हो? जिन बच्चों ने हमारी बुक से पढ़ा हुआ है ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है। इवन तो लैपटॉप के एग्जाम्पल के साथ भी दिया हुआ है, बाइक के, स्कूटी के एग्जाम्पल के साथ भी दिया हुआ है। शायद आप लोगों को रिकॉल हो रहा होगा कि यस मालिक यस, इस तरीके का क्वेश्चन हमने हमारी बुक में भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्यों 15 पॉइंट्स देके रखे हुए। आगे इन्होंने बोला है मालिक कि शी विल बी एडल्ट ऑन 1 जनवरी 2024 ओनली आफ्टर दैट एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाई। एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे मिस्टर गुप्ता विल सक्सीड। किस चीज के लिए? in recovering the outstanding amount with reference to an Indian Contract Act 1872। आगे इन्होंने बोला है भाई 3 अलग अलग सिनेरियो पूछे, और वो जो 3 अलग अलग सिनेरियो है उसमें सबसे पहला सिनेरियो है कि बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट विथ इंटरेस्ट। ना मालिक ना, यहां पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। देखो हम लोग पहले यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल भी करते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा कि माइनर अपनी एज का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देकर भी यदि किसी सामने वाली पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाता है तो वहां पर माइनर के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। तो मालिक हमारे जो भोले भाले गुप्ता जी है, क्या ये गुप्ता जी सृष्टि के ऊपर सूट फाइल करके अमाउंट रिकवर कर पाएगी क्या विथ इंटरेस्ट? ना बाबा ना, नेवर एवर, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ सृष्टि फॉर रिकवरिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या वो सृष्टि के फादर के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या? हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि माइनर ने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि माइनर के साथ किए गए सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, और यदि माइनर ने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए जनरली उसके पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो कभी भी लायबल नहीं होते हैं। थर्ड केस यहां पर दिया हुआ है, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स मैच्योरिटी। मालिक एक और बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि आप जब माइनॉरिटी के टाइम पर उस माइनर ने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किए है तो मेजर होने के बाद में आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको कभी भी लायबल नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को एज इट इज याद आते हैं, बस एक चीज पे काम करना है, दैट इज हाउ टू राइट आंसर। यदि हम लोगों ने इस तरीके के आंसर को लिख दिया तो आप यहां पर देखो 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमको बहुत ही बढ़िया मार्क्स देकर जाएगा। तो चलो बिना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली आते हैं हमारे आंसर राइटिंग वाले पार्ट पे, और मैं यहां पर मार्किंग भी कर देता हूं कि ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा मालिक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2।
तो सबसे पहले हमको प्रोविजन लिखना पड़ेगा माइनर के प्रपोजिशन वाला। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली आते आंसर पे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ माइनर, आगे का भी लिख देते हैं इज वॉइड एब इनिशियो, इज वॉइड एब इनिशियो। ओके, और अब हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन याद हो तो लिखना, नहीं याद हो तो मत लिखना। सेक्शन नंबर 11 टारगेटेड सेक्शन है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ माइनर इज नॉट अ competent, a minor is not a competent person to contract or any agreement with minor is void from the very beginning, from the very beginning। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इस पैरा का रेफरेंस दे दिया। अब हम लोग एक एक पार्ट को डील करेंगे। सबसे पहला पार्ट है इसका मालिक कि क्या मिस्टर गुप्ता जी जो है जिन्होंने लैपटॉप दे दिया, क्या वो उस माइनर के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते मालिक। तो यहां पर लिखेंगे अपन लोग बाय फॉलोइंग द अबव प्रोविजन मिस्टर गुप्ता विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द अमाउंट बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर। तो यहां पर गुप्ता जी जो है बट ऑब्वियस सूट फाइल नहीं कर सकते सृष्टि के अगेंस्ट में। नाउ सेकेंड पार्ट था, एक बार सेकेंड पार्ट को हम लोग यहां पर वापस से गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारा जो ये सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था। सेकेंड पार्ट बोलता है मालिक बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ सृष्टि फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या वो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते मालिक, क्योंकि माइनर के द्वारा किए गए कामों के लिए उसके पेरेंट्स या गार्डियन कभी भी लाइबल नहीं होते। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और guardian in the absence of express or implied authority, even in case of necessary parents or guardian will not liable। अब parents will only liable in case of when minor acting as an agent फॉर पेरेंट्स। जब वहां पर माइनर पेरेंट्स या गार्जियन के एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है तो ही वहां पर पेरेंट्स या गार्डियन क्या होंगे मालिक, यहां पर लाइबल होंगे। तो इसको अपन लोग कंप्लीट करते हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे इन द इंस्टेंट केस मिस्टर गुप्ता जी विल नॉट सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मिस्टर राम फादर ऑफ सृष्टि। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे गुप्ता जी है वो गुप्ता जी फादर के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग, और थर्ड पार्ट पे जब आएंगे तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। थर्ड पार्ट में यहाँ पर इन्होंने बोला है बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सृष्टि अ माइनर फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर शी अटेन्स मैच्योरिटी। जब वो मेजर हो जाएगी तो क्या सूट फाइल कर सकते? कैसे कर सकते हैं भाई? हम लोगों ने जब सेक्शन नंबर 11 पढ़ा था वहां पर माइनर का प्रपोजिशन देखा था तो क्लियरली ये बात की हुई थी। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे मालिक नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेंडिंग मेजॉरिटी। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेंडिंग मेजॉरिटी लिख देते नीचे से अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी as original agreement is void ab initio and a void agreement can never be ratified। कभी भी कोई भी जो void agreement है वो कभी भी ratify नहीं होते हैं। Hence in this case also Mr. Gupta ji will not succeed in recovering the outstanding amount by filing a case against Srishti after she attains maturity। चाहे वो मेजर भी हो जाए तो भी माइनॉरिटी के दौरान किए गए कामों के लिए आप उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हो। एक चीज बहुत ही सिंपल है। देखो, यदि कॉन्फिडेंस गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बोलूं ना,
सिर्फ और सिर्फ आपने जो पढ़ा हुआ है ना, इट इज अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन। यदि तुम यहां पर प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे हो ना चीजों को, तो इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड नाउ सी मालिक, देखो ना यहां पर कितनी सिंपल सिंपल बातें हम लोगों ने यहां पर मेंशन करी है, और जिस तरीके से हम लोगों ने यहां पर चीजों को मेंशन किया है, एक ही चीज समझ में आ रही है, प्रोविजन याद होना चाहिए। प्रोविजन याद होने के साथ साथ लिखने का तरीका पता होना चाहिए। यदि इतनी भी चीजें हम लोगों को पता है ना मालिक, दुनिया में को जीत लेंगे, आग लगा देंगे। कॉन्फिडेंस रखना मालिक, जो तुमने पढ़ा हुआ है वो नेक्स्ट लेवल पे जाकर पढ़ा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की समाप्ति के बाद, मतलब इस लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 की समाप्ति के बाद नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, और इस क्वेश्चन में इन्होंने यहां पर क्या बोला है, liquidated damages is a genuine pre-estimate of compensation of damages for certain anticipated breach of contract. अच्छा, whereas penalty on the other hand is an extravagant का मतलब होता है exorbitant amount stipulated and is clearly unconcisable and has no comparison to the loss suffered by the parties. अच्छा, explain the statement by differentiating between liquidated damages and penalty with reference to provision of Indian Contract Act 1872. आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजन को यूज करते हुए यहां पर लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में डिफरेंस करना है। तो मालिक घबराते काहे हो, हमारी बुक में क्लियरली दिया हुआ है। इवन तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जैसा दिया हुआ था, हमने एज इट इज हमारी बुक में उसी कॉन्सेप्ट को पिक किया है, जहां पर मैंने तुमको बताया है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के प्रपोजिशंस क्या क्या होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ भी क्या क्या सीन होते हैं बिटवीन द लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। हम लोग उन सारी की सारी चीजों को हमारे आंसर में यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। मालिक सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा है। ये क्वेश्चन हम लोगों को 5 नंबर के लिए पूछा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे, पेनल्टी क्या होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि जब भी डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन आएंगे तो जनरली पहले हम लोगों को उनके बेसिक मीनिंग को आइडेंटिफाई करना है। फिर यदि टेबल बनाकर आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो टेबल बनाकर करो, और यदि टेबल बनाकर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग वहां पर पॉइंटर बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हम लोग आएंगे हमारे आंसर्स लिखने वाली शीट पे, और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट है मालिक, ये है पार्ट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का हम लोग यहां पर जो है वो आंसर लिखने वाले हैं, और आंसर की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस डैश, इट इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ compensation of damages for certain anticipated breach of contract. This estimate is agreed between the parties to avoid at a later date detailed calculation and necessity to convince outside parties. तो मालिक लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसी डैमेजेस होती है जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है, यहाँ पर पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेती है, ताकि जब भी इस तरीके का ब्रीच हो तो ब्रीच के समय एक पार्टी को दूसरी आउटसाइड पार्टी को यहाँ पर कन्विंस करने की जरूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। उसके बाद मालिक जी यदि हम लोग बात करें यहाँ पर कि पेनल्टी का मतलब क्या होता है, तो पेनल्टी को भी डैश करके मेंशन कर देते हैं। इट मीन्स दैट इट इज एन एक्स्ट्रावेजेंट अमाउंट स्टिपुलेटेड, और मालिक जी स्टिपुलेटेड का मतलब होता है एक तरीके से लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एंड इज क्लियरली अनकंसाइजेबल एंड हैज नो कंपैरिजन टू द लॉस सफर्ड बाय द पार्टीज। पार्टी से क्या लॉस सफर किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मालिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टी ने क्या लॉस सफर किया है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे मालिक लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बीच में। हम लोग पॉइंटर फॉर्मेट में जाएंगे, बट ऑब्वियस हम लोग यहाँ पर पॉइंटर फॉर्मेट में जाएंगे। पॉइंटर फॉर्मेट में जाकर हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे। पहले कुछ बातें लिख लेते हैं कि पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस हैव वन थिंग इन
common that both are payable on the occurrence of breach of contract. ऑकरेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी पे करना पड़ेगा. It is very difficult to draw a clear line of distinction between the two, but certain principles as laid down below may be helpful. First, if the sum payable is so large as to be far in excess of the probable damages on breach, it is certainly a penalty. ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पर अमाउंट ऑफ डैमेजेस मतलब जहाँ पर लॉस बहुत कम है, जहाँ पर हो सकता है छोटा मोटा लॉस ही हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर आपको पे बहुत बड़ा अमाउंट करना पड़ेगा, तो सर्टेनली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ पेनल्टी. क्या बोलेंगे मालिक हम लोग इसको, इट इज़ अ पेनल्टी. सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं कि वेयर अ सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन अ सर्टेन डेट एंड अ फर्दर सम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बीइंग मेड, द later sum is penalty because mere delay in payment is unlikely to cause damage. अनलाइकली टू कॉज डैमेज. पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे हम लोग, द एक्सप्रेशन used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed by party in a contract is in truth a penalty or liquidated damages. if the sum fixed is, मैं एक्स्ट्रावेजेंट की जगह यहाँ पर एक्सोब्रिएंट भी लिख सकता हूँ, is exorbitant, the court will regard it is as a penalty even if it is termed as liquidated damages in the contract. भले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस का नाम दिया हुआ है, लेकिन आप अनरीजनेबल अनकंसाइजेबल रेट से यदि पे कर रहे हैं तो कोर्ट वहां पर उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं मानते हुए क्या मान लेगा, पेनल्टी मान लेगा, बिकॉज इट इज अनरीजनेबल. ज्यादा रेट से दिया हुआ है तो कोर्ट क्या मानेगा, यहां पर इसको पेनल्टी मानेगा. नाउ 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, एक आध पॉइंट और लिखेंगे और लास्ट में जाते जाते हम लोग क्या करेंगे पता है, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या प्रोपोजिशन है वो प्रोपोजिशन भी लिख देंगे. अभी हम लोग यहां पर पॉइंट नंबर 4 को लिखने की कोशिश करते हैं. हम लोग यहां पर लिखेंगे द एसेंस ऑफ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी इज stipulated as a theorem of the offending party. The essence of liquidated damages is a genuine pre-estimate of the damages. Is a genuine pre-estimation of the damages. एंड लास्ट हम लोग यहाँ पर 5th पॉइंट में ये प्रपोजिशन लिख देंगे कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है. इंग्लिश लॉ मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, बट नो सच डिस्टिंक्शन इज फॉलोड इन इंडियन लॉ. इंडियन लॉ में मालिक इस तरीके का कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है. द कोर्ट्स इन इंडिया must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not, however, exceeds the sum so fixed in the contract. The courts have not to bother about the distinction, but to award reasonable compensation which is not exceeds the sum so fixed. Now ये डिफरेंस है हमारे इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के बीच में. तो मालिक ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी दिया हुआ है, मतलब प्रोविजन भी दिए हुए हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी दिए हुए हैं. आपको यहाँ पर इस तरीके से इस प्रोविजन को फॉलो करके आंसर लिखना है. 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है. सो मालिक इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग
क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। और यहां पर इस वीडियो में आकर अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग को पॉज करूंगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को एक नए ऐड की शुरुआत मिलेगी जहां पर हम लोग कुछ नए पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।